बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ तहरीक इंसाफ का जो है वो सियासी एहतजाज है, धरना लॉन्ग मार्च है, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है 25 अक्टूबर नज़दीक आ रही है और हुकूमत की ये कोशिश है, हुकूमत के इत्तेहादियों की ये कोशिश है कि 25 अक्टूबर से पहले आइनी तरमीम कर ली जाएं, और वरना ये टेंशन है हुकूमत को कि कहीं जो है इलेक्शन ऑडिट का हुक्म ना हो जाए या इलेक्शन का रदम करार ना दे दिए जाएं 25 अक्टूबर के बाद। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, और फिर हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद मुकदमा दर्ज हुए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ और वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़। अली मीन गंडापुर की गुमशुदगी पर ख़ासी तनकीद हो रही है, और उनकी वजाहतों के बावजूद भी जो है जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं या सोशल मीडिया वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के या आम शहरी जो है वो उनकी कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? मौलाना हुकूमत के साथ बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, मौलाना मानेंगे या हुकूमत को नंबर गेम पूरी करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? इस सारी सूरत हाल पर तजिया करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। सर, मुझे बताइएगा कि आइनी पैकेज जो है वो तैयार है। पहले ड्राफ्ट था 54 तरमीम का, फिर कहते हैं कि 25 तरमीम जो है वो हो जाएंगी, और फिर कहा जा रहा है कि आइनी कोड बन के रहेगी। अब ये आइनी कोड कैसे बनेगी, आप बेहतर समझते हैं कि नंबर गेम कैसे पूरी होगी? सर, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आप मसले की बात जिस तरह आप कर रहे हैं वैसे ही हुकूमत के अफराद की तरफ से भी आ रही है। ये आइनी तरमीम है या कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, मुझे नहीं समझ, क्योंकि आइनी तरमीम जो होती है वो तो एक ऐसा मामला होता है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, कौमी सतह के ऊपर भी एक डिबेट कराई जाती है। और इवन 18वीं तरमीम जब हुई थी उसके लिए 9 महीने तक मतलब डिटेल्ड डिलिब्रेशन हुई थी, सिटिंग्स हुई थी। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या तरमीम है और कौन सी तरमीम है जिसको लाने की कोशिश हो रही है, और 25 को क्या कौन सा डे है जिसके ऊपर इस तरमीम को उससे पहले हो जाना चाहिए। तो ये एक इंतहाई मशकूक और एक गैर सियासी सा रवैया और गैर सियासी और गैर जमहूरी इक़दाम लगता है जो हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। और इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ जो मुझे समझ आ रही है कि हुकूमत के पास नंबर्स तो है नहीं कि वो ये तरमीम कर सके, उसके बावजूद वो तरमीम कर रही है। तरमीम का मुसव्वदा तो उनके पास है नहीं, उसके बावजूद वो तरमीम को पास कराना चाह रहे हैं। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हुए इस असेंबली के पास जो इस वक्त खुद बैठी हुई है उसके पास अपनी एग्जिस्टेंस का जवाब नहीं है, उसके बावजूद वो अमेंडमेंट करना चाहती है। तो ये जो अमेंडमेंट है हकीकत में ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा खुदकुश इक़दाम है जो ये असेंबली और ये हुकूमत करना चाह रही है, जिसके नतीजे में वो समझते हैं कि अदलिया उनके कंट्रोल में आ जाएगी और पूरा मामला जो है, जो आइंदा के चैलेंजेस हैं वो उन्हें फेस नहीं करने पड़ेंगे। और ऐसी एक एफर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने 1996 में भी की थी, जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी और आईनी तरमीम का अख्तियार भी वजीर आजम को देने की कोशिश की थी। तो ये जो तरमीम है, अगर इसका जो थोड़ा बहुत सुनगुन हमें मिली है उसके मुताबिक तो ये है कि इस तरमीम के जरिए हुकूमत जो है वो जरदारी साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं और शहबाज साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, और अदालतों के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट और अदालती अमूर को वो अपने अंगूठे से और अपनी चाबी से करना चाहते हैं। तो फिर ये मतलब ये कोई जमहूरी रवैया या जमहूरी इक़दाम या कोई सियासी इक़दाम तो है नहीं, ये एक मतलब आमराना सोच रखने वाले खानदानी आमरीत से निकले हुए हुक्मरानों की एक नाजायज और नाकाबिले अमल ठीक है एक ताकत है जिसको वो करना चाह रहे हैं।
तो सर जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? हमने देखा पहले कि जो 18वीं तरमीम थी वो काफ़ी माह लग गए, 9 माह से ज़्यादा का अर्सा जो है वो लग गया था। और एक तो ये बताइएगा कि सर कि ये ड्राफ्ट खुफिया रखने की वजह क्या है, इसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? हर सियासी जमात कह रही है कि हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है, हम ड्राफ्ट देखेंगे तो जो है वो आगे बात चलेगी। इवन वकला भी कहते हैं कि ड्राफ्ट जो है वो ओपन किया जाए। तो एक तो सर ये बताइएगा कि ड्राफ्ट खुफिया रखने की वजह क्या हो सकती है, और फिर दूसरी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? देखिए, ये दोनों चीज़ें तो वैसे तो असूली तौर पे ये दोनों चीज़ें हुकूमत ही बता सकती है कि वो ड्राफ्ट को खुफिया रख के अमेंडमेंट क्यों कराना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन नहीं है कुछ ठीक हुकूमत का अपना। अच्छा, उनका वैसे सियासी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, उनके नंबर का तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, उसका असर जो है उनके ज़हन तक फैल गया है, जिसके बाद वो इस किस्म की बचगाना हरकतें कर रहे हैं। अब आज मैं 2 कायदीन की हुकूमत के स्टेटमेंट देख रहा था। एक कह रहे थे कि जी वो बिलावल साहब की शायद स्टेटमेंट थी कि अगले सीजे जो है उनकी अहलियत को वो क्वेश्चन कर रहे थे, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी अगर नए चीफ जस्टिस आ गए तो उसके नतीजे में हुकूमत का ऑडिट शुरू हो जाएगा। भाई, हुकूमत का ऑडिट तो ड्यू है, हुकूमत का ऑडिट को तो डेट गुजर रही है, 3 महीने में ये ऑडिट होना था। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑडिट की ब्रेक के ऊपर बैठा हुआ है जाके खुद, और हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तवानाइयां लगा के अपने गैर मुंतखब फॉर्म 45 की हुकूमत बनने के बजाय 47 की हुकूमत को कायम रखने की कोशिश कर रही है। तो ये सारा अमल जो है ये कैसे चलेगा? मैं तो इसको समझने से कासिर हूँ। तो सर ऑडिट जो है वो आप समझते हैं कि होगा 25 अक्टूबर के बाद? मेरा तो ख्याल है ऑडिट का टाइम तो गुजर रहा है और ऑडिट तो हो जाना चाहिए था, अब तक आइंदा भी होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा भी। क्योंकि देखें, आपने ये मुल्क जो है अगर इसको चलाना है तो इसको आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ठीक। ये किसी फर्द या किसी बच्चे की या किसी अफराद की विम्स पे नहीं चल सकता। ठीक है, इसको आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा, और अगर आइन के मुताबिक चलाना है तो आइन का एहतराम करना पड़ेगा। कानून तकाजा करता है कि इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए, इंडिपेंडेंट बनने चाहिए, जो तमाम कंप्लेंट्स जो उनको एड्रेस करें। और फिर इस वक्त तो ये है कि लोग अब तमाम प्रूफ्स जो पतन की रिपोर्ट आपके सामने है, तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने। तो इस वक्त आप एक बहुत बड़े हुकूमत को और इस पार्लियामेंट जो इस वक्त की पार्लियामेंट बनाई हुई, इसको बहुत बड़े चैलेंज है कि वो अवाम की मर्जी के मुताबिक जब तक नहीं बनेगी उस वक्त तक अवाम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो दुरानी साहब, आप खुद सियासतदान हैं, आपने काफ़ी हुकूमतें देखी सर, अपोजिशन भी देखी, हुकूमतें भी देखी, सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन जो स्टोरी और जो अलफ लेना की कहानी जो है वो हमें नज़र आई अलीमीन गंडापुर साहब की, यहाँ पे डी चौक में, चाइना चौक में, और फिर केपी हाउस में रुपोशी। वो कहते हैं कि मैं एक चौकी पर जो है वो रुपोश हो गया, छुप गया, फिर वहाँ से पैदल चला, और फिर पूरी कहानी है सर। तो आप क्या इस कहानी को कैसे देखते हैं कि इस पे कोई बंदा जो है वो यकीन कर सकता है? देखिए, ये जो कहानी आपने बताई है, 2 कहानियां हमारे सामने हैं। एक वो कहानी है जो वजीर दाखिला ने सुनाई थी, जी जी, और दूसरी वो कहानी है जो अली अमीन साहब ने सुनाई। अच्छा, हाँ, आप जो अगर मैं तो देखें, मैं एयर से पे तो चलता नहीं हूँ। मैं अब वीलॉगर्स की या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के डिफरेंट अकाउंट से उठने वाली फैलाई जाने वाली खबरें हैं, मैं उनके ऊपर तो कमेंट नहीं करूँगा। मेरे सामने ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तायद करती। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और वजीर आला साहब कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से बच के निकल आया था और मैं छुपा रहा और मैं फिर KPK पहुंच गया। तो अब इसमें से आप क्या निकाल लेंगे, और मतलब कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसमें से बिल्ड कर लेंगे? दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों हुकूमतें एक ही बात कर रही हैं, बज़ाहिर आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं,
और वो एक दूसरे की मुखालफत में ये बात कर रही हैं। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो तो उनके बयानात को ही मेरे लिए, इसके अलावा अगर कोई और एविडेंस आप ले आएंगे तो मैं उस पर कमेंट कर दूं। ठीक है दुरानी साहब, ये जो सियासी इंतशार मुल्क में है, पार्लियामान के अंदर भी हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा जो है वो हंगामा रही, और पार्लियामान के बाहर भी जो है हम देखते हैं कि सूरत ऐसी है। तो सर क्या समझते हैं कि इस सियासी इंतशार को, जिसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, सर इसको कम करने के लिए कुछ हो सकता है? सर देखिए ये तो ये जो सारा इस वक्त का, देखिए 3 किस्म के इंतशार इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं जी। पहला है मुआशी इंतशार है, दूसरा जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और तीसरा जो है एक सियासी इंतशार है जो मुल्क के अंदर चल रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन तमाम जो मसाइल हैं इनका हल जो है वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के अलावा किसी चीज में नहीं है। ठीक है। और हमारे सारे दोस्त जो है वो यही मशवरा भी दे रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर सियासी मफाहमत के जरिए सियासी टकराव को कम करके आगे बढ़ने का एहतमाम करें। ठीक है। और उसके लिए मैं, आपको पता है मैं पिछले 1 साल से सिर्फ, कल मैं खुद बल्कि केपी असेंबली गया था, वहां जाके भी मैंने यही बात कही कि भाई मैं तो यहाँ पे मफाहमत और एक दूसरे के लिए एहतराम जो है उसका पैगाम लेकर आया हूँ, यकजहती का पैगाम लेकर आया हूँ, क्योंकि हम एक कौम है। ये वो पाकिस्तान है जिसकी तामीर का आगाज जो है फाटा से हुआ था। कायदे आज़म को वहां के तमाम अकाबरीन जो थे उन्होंने वेलकम किया था, और फिर उसी तरह से ये जो है वो मतलब मामला आगे बढ़ता रहा। तो लिहाजा अगर इन तमाम हकायक की रोशनी में देखा जाए तो इस वक्त हमारे पास ये तरीका नहीं है कि हम सूबों के दरमियान लकीरें खींचे, हम अटक पे लकीर खींचे, हम मोटरवेज के ऊपर खंदके बनाएं और हम एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में आने से रोकें। देखें ये सूबे सबके सूबे हैं, ये मुल्क सबका मुल्क है और इस मुल्क को सबने मिलके चलाना है। तो हमें अब टकराव के बजाय मफाहमत और मफाहमत के साथ आगे चलना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका रास्ता एक ही है, वो ये है कि आइन की सरबलंदी करें और आइन को मोहतरम माने। और दूसरी बात यह है कि अवाम की राय और अवाम के वोट के आगे अपने सर को खम कर दें। मैं किसी का मुखालिफ हूं तो होगा, लेकिन अगर अवाम उसको वोट देते हैं तो मैं उसको तस्लीम कर लूं, इसके अलावा क्या रास्ता है आपके पास? तो इसलिए हमारे पास मफाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आइन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये मुल्क जो है किसी एक सूबे के वजीर आला का नहीं है या दूसरे सूबे के वजीर आला का नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का है और इस मुल्क के अंदर लकीरें नहीं खींची जा सकती। अगर आप सूबों के दरमियान लकीरें खींच रहे हैं तो कल आप फिर जिलों के दरमियान लकीरें खींचेंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये इंतजामी यूनिट्स हैं एक ही मुल्क के, इकाइयां हैं एक ही मुल्क की। इस मुल्क को एक ही रहना है तो इन सबको एक ही तस्लीम करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। इधर दुरानी साहब मुझे यहाँ लेनी एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।